Good morning friends and welcome you all to another video, another topic, new topic of CA Intermediate Group 1 Accounting. So दोस्तों अगेन लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है. एक्सटेंडेड लॉकडाउन में हम अभी भी होम लॉक्ड है और आई एम रियली मिसिंग द क्लासेस. आई एम रियली मिसिंग यू ऑल गाइज एंड on the basis of the messages what I'm guessing, yes, you too are missing us. माय डियर फ्रेंड्स, ये कब तक चलेगा, कब खत्म होगा पता नहीं, बट हमारा सफर जारी है, हमारी स्टडीज चल रही है. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द कमेंट्स. आई एम वेरी हैप्पी टू सी एंड गेट मैसेजेस फ्रॉम यू ऑन व्हाट्सएप. सो अगेन थैंक्स वेरी मच. बिफोर वी प्रोसीड अहेड, let's quickly overview our index. So I hope you have opened all your textbook, registers, you are there with your stationery, calculator, everything, correct? So open, turn to your index of accounts book and what we have done so far. We are done with chapter number 1, 2, 3, 4, 5. Number 6 is halfway done and that was the topic what we left incomplete the day lockdown was announced. Thereafter through video lectures we completed chapter number 7, hire purchase and installment system, a very easy topic, a very small topic. Proceeded by, then it followed by the topic insurance claim, and then we completed the topic investment account. So both the topics are mediocre topics. 5 lectures on each topics we have seen and they were very good topic, easy to understand and as well as scoring topic. So now we are left with chapter 8, 10 and 11 apart from the accounting standards. So today in this lecture we are going to begin with one of the biggest topic of this entire paper, branch accounting, that is chapter number 10. Yes my dear friends, branch accounting, department accounting, they are very similar topic to each other, but department is a very small topic as compared to branch accounting. बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखेंगे करेंगे शुरू. लेकिन हर चैप्टर शुरू करने से पहले जैसे कि हम एक बार हमारे ये एनालिटिक्स सेक्शन पे नजर डालते हैं. सो प्लीज टर्न टू एनालिटिक्स सेक्शन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, जहां मैंने आपको दिया है चैप्टर वाइज, अटेम्प्ट वाइज पेपर एनालिसिस. और अगर आप इस चैप्टर वाइज, अटेम्प्ट वाइज पेपर एनालिसिस में आते हैं एंड यू लुक एट चैप्टर नंबर 10 ब्रांच अकाउंटिंग. सो माय डियर फ्रेंड्स, May 2018 there was a question, November 18 there wasn't a question, May 19 was a question, November 19 wasn't a question. करेक्ट. ये ट्रेंड्स सिर्फ एनालिसिस के लिए, इससे कुछ बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं निकाला जा सकता है. लेकिन अगर आप ब्रांच और डिपार्टमेंट दोनों को साथ में क्लब करके देखते हैं, कंबाइन करके देखते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि हर एग्जाम में consistently there is a question either on branch or department, or there was an attempt first examination May 18 when they have even asked question on both of them also. करेक्ट. सो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसको देखेंगे करेंगे शुरू. सो आइए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 10 पे, आई एम सॉरी, चैप्टर नंबर 10 पे, पेज नंबर 10.1 ब्रांच अकाउंटिंग. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर में आइए, अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर इस चैप्टर को लिख दीजिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. This is a very important topic. Also write over there, इट इज अ लिटिल बिट लेंदी टॉपिक. अब लेंदी का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने इंश्योरेंस क्लेम खत्म किया है या इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये दो टॉपिक्स जो हमने खत्म किया है, ये दोनों टॉपिक्स हमने अप्रोक्सीमेटली 5 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए. 5 लेक्चर्स मतलब 9 to 10 आवर्स के अंदर ये टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं ना. लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये 9 से 10 घंटे में होने वाला टॉपिक नहीं है, इसको उससे ज्यादा समय लगेगा. सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड इट इज लेंदी टॉपिक. ये चीज का रखना है ध्यान. लेकिन जैसे कि आपका अकाउंट्स का पेपर होगा, जब भी होगा तो जनरली ये होता है कि अकाउंट्स का पेपर जिस दिन होता है उसके 2-3 दिन पहले से या 3-4 दिन पहले से बच्चे अकाउंट्स ही करते हैं. दैट मींस दे स्टॉप स्टडिंग अदर सब्जेक्ट्स एंड दे फोकस ओनली एंड ओनली ऑन अकाउंट्स. सो ये जब आप करेंगे आपके एग्जामिनेशन से पहले स्टडीज, तो आपको इस पूरे चैप्टर के लिए कुछ स्पेसिफिक समय रिजर्व रखना है. समझ में आ रहा है? कुछ स्पेसिफिक समय रिजर्व रखना है. 4-6 घंटे, 2-4 घंटे आपको निकाल के रखना है और ये टॉपिक को तब आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है. तो हम यहां पे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ब्रेक मतलब वी आर गोइंग टू डिवाइड एंड
रूल। एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो ये फॉर्मूला, ये रूल सही नहीं है, बट इस टॉपिक को अगर हमें रूल करना है तो हमें इस टॉपिक को डिवाइड करना होगा। तो थर्ड थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम माय साइड टू स्टडी दिस टॉपिक इज डिवाइड एंड रूल। तोड़ो और आगे बढ़ो, तोड़ो और आगे बढ़ो। यस, ये टॉपिक क्योंकि बड़ा है तो उसको हम डिवाइड करेंगे अलग अलग सेगमेंट्स में और फिर हम इस टॉपिक पे करेंगे रूल। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, समझते हैं ये टॉपिक, ब्रांच अकाउंटिंग। आई होप यू आर रेडी ऑल ऑफ यू, सो कम टू योर रजिस्टर्स एंड राइट डाउन चैप्टर नंबर 10, ब्रांच अकाउंटिंग। अच्छा दिन है, नया दिन है, नई शुरुआत है, पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जी के साथ नए टॉपिक की शुरुआत कीजिए। अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज है उसको छोड़ते हुए इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ना और खुद से कहना, हाउस द जोश, हाउस द जोश। हाय सर, यस आई नो दैट। चलो, अब ये टॉपिक है क्या? तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके आपसे डिस्कस करता हूं ये दो वर्ड्स पे। वैसे कुछ भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं है, एवरीथिंग इज इन द कॉन्टेक्स्ट। What is a branch and what is a department? क्या मतलब होता है ब्रांच का और क्या मतलब होता है डिपार्टमेंट का? ये दो अलग अलग वर्ड का मतलब हमें यहाँ पे समझना है, करेक्ट? तो इवन दो हम आज डिपार्टमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट दे आर वेरी रिलेटिंग, देयरफॉर वी आर सीइंग दीज टू वर्ड्स कि ब्रांच का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, there is an organization. When that organization started, it started with some line of business, with some product line. कोई एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ एक सिंगल लोकेशन पे उसने बिजनेस किया स्टार्ट, है ना? लेकिन जब उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा तो उसने अब सोचा एक्सपांशन के बारे में। तो एक्सपांशन के बारे में मतलब फिर उसने क्या किया, अपनी ही सिटी के अलग अलग एरियाज में या फिर अलग अलग सिटीज में उसने अपनी अलग अलग ब्रांचेस ओपन करना चालू किया। ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, करेक्ट? तो अब यहां से पहले वर्ड का मतलब हम समझ सकते हैं। ब्रांच का मतलब क्या? ब्रांच मींस इट इज अ पार्ट ऑफ एन एंटिटी बट इट इज ऑपरेटिंग एट डिफरेंट ज्योग्राफिकल locations. Branch is a part of the main organization, correct? But it is operating at a different geographical locations. And now the different geographical locations can be within the same city, it can be within the same state, not necessarily the same city, it can be in different countries also. जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। अगर मैं पुणे लेवल की बात करता हूं तो काका हलवाई, चितले बंधु, ये जो कुछ फेमस स्वीट शॉप्स है, मिठाई की दुकान है, इन लोगों की पुणे में बहुत सारी ब्रांचेस बनी है, दैट इज अ ब्रांच। जावरेज प्रोफेशनल एकेडमी की भी ब्रांच है, पुणे में है, पिंपरी चिंचवड़ में है, ये भी क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस अलग अलग है, दैट इज ऑल्सो अ branch. Are you understanding, all of you? Correct. Kalyan Jewellers has a branch in Pune, in Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad. These all cities, different geographical location, branches. हल्दीराम्स की ब्रांचेस न्यूयॉर्क में है, सिंगापुर में है, अलग अलग जगह है, वो भी सब क्या है, ब्रांचेस है। तो ब्रांच का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज एट अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है? तो ब्रांच इज अ वे, अ मोड ऑफ एक्सपांशन, प्लीज अंडरस्टैंड। डिपार्टमेंट क्या होता है? तो हमारा ये जो बिजनेस चल रहा है ना, जो हमारा हेड ऑफिस है, यहां पे हमने क्या किया, पहले हम एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, अब हमने इस प्रोडक्ट को एक्सपांड किया। अगेन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट। तो मैंने हमारी ये जो हेड ऑफिस की बिल्डिंग थी ना, उसको अलग अलग फ्लोर्स में डिवाइड कर दिया। तो लेट्स टेक एग्जांपल, जो सबसे नीचे वाला फ्लोर था दैट वाज विमेंस वेयर। अगर हमारी कपड़ों की दुकान है तो दैट इज विमेंस वेयर, करेक्ट? फिर उसके ऊपर हम गए और हमने बनाया मेंस वेयर। किड्स तो होंगे नहीं होंगे पता नहीं, वुमेन्स वेयर सबसे नीचे रखना जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा वैरायटी होती है उन लोगों के लिए। और फिर यहां पे आता है
मेंस वेयर और फिर किड्स वेयर, है ना। तो ये तीन, अगर मैं एक पूरी मेरी दुकान को देखता हूं या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखता हूं, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन अलग अलग सेक्शंस हैं, सेगमेंट्स है जहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूं। मैं कपड़ों का बिजनेस कर रहा हूं, रेडीमेड कपड़ों का कर रहा हूं, एग्रीड है, माना है, लेकिन रेडीमेड कपड़ों में मैं तीन अलग अलग सेगमेंट्स में डील कर रहा हूं। एक है विमेंस वेयर, एक है मेंस वेयर और एक है किड्स वेयर। सो ये तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। ठीक उसी तरह जैसे कल्याण ज्वेलर्स के अगर मैं अलग अलग सेगमेंट्स एनालाइज करता हूं, दे आर डीलिंग इन सिल्वर, दे आर डीलिंग इन गोल्ड, दे आर डीलिंग इन डायमंड। सो दीज आर द डिफरेंट सेगमेंट, दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मतलब अब आप यहां से क्या देख सकते हो, दैट दे आर एट सेम जियोग्राफिकल लोकेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज एट द सेम जियोग्राफिकल लोकेशन। बिग बाजार इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। दैट मींस व्हेन यू गो टू बिग बाजार, देयर इज अ कॉमन रूफ, अंडर वन रूफ you get everything whatever you want, right from grocery, right from FMCG, toiletries, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप जब भी वहां जाते हैं तो हर चीज का एक अलग सेक्शन बना होता है। बिस्किट्स का अलग सेक्शन है, सोप का अलग सेक्शन है, शैम्पू का अलग सेक्शन है, कंडीशनर का अलग सेक्शन होता है, वेजिटेबल्स का अलग सेक्शन होता है, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रॉकरी, हर चीज का अलग सेक्शन। वो एक सेक्शन कहलाता है डिपार्टमेंट, करेक्ट। तो ब्रांच का मतलब होता है एट अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन और डिपार्टमेंट का मतलब होता है एट द सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन, करेक्ट। अब हम यहां पे ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं, मतलब क्या जरूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन को ये सारी चीजें करने की। तो पहली बात, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच हो या डिपार्टमेंट हो, ये क्यों बनाता है, क्योंकि उसका एक सिंगल पॉइंट रीजन क्या होता है, एक्सपांशन करना चाहता है या अपने बिजनेस को वो डेवलप करना चाहता है। बिजनेस डेवलपमेंट या बिजनेस एक्सपांशन, ये उसका पर्पस होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन अब बिजनेस डेवलपमेंट और एक्सपांशन के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप अभी आप कुछ नहीं लिख रहे हैं और सिर्फ समझ रहे हैं, लिखने का, ये सारी ड्राइंग बनाने का आपको समय दिया जाएगा। अब ये बिजनेस एक्सपेंशन और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है, ये पूरी प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मैनेजमेंट के लिए। क्या होता है मैनेजमेंट? टू कीप वॉच ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल ब्रांच और डिपार्टमेंट। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस है, या मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है। दोस्तों प्लीज समझना, जो भी कॉमन डिस्कशन है दोनों टॉपिक का वो आज हम कर रहे हैं। वापस जब डिपार्टमेंट हम पढ़ेंगे तो ये ब्रीफली डिस्कस करेंगे, पर यही डायग्राम हम यूज करेंगे, है ना। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी हर ब्रांच और अपने हर डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करे, परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करे। इसका रीजन क्या है? व्हाई आर वी सपोज टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी ब्रांच और ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट? जस्ट टू एनालाइज कि ऐसा ना हो कि मेरी कोई एक ब्रांच लॉस मेकिंग ब्रांच हो और वो लॉसेस क्या कर रहे हैं, मेरी जो दूसरी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग ब्रांच है उसके प्रॉफिट को वो स्वाइप अवे कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज अंडरस्टैंड, जरूरी नहीं है कि हमेशा ज्यादा प्रॉफिट तभी अर्न किया जा सकता है जब आपकी बहुत सारी लोकेशंस पे ब्रांचेस हो या एग्जिस्टेंस हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मैं एक लोकेशन से बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूं और मेरी दूसरी लोकेशन पे लॉस हो रहा है, तो आप अगर देखेंगे मेरी टोटल इनकम तो वो कम दिखाई देगी। लेकिन अगर मैंने वो लॉस मेकिंग ब्रांच को बंद ही कर दिया तो फिर क्या होगा? तो मेरा ऑन द कॉन्ट्ररी टोटल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है टू कीप अ वॉच ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, दैट इज टू असेस ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। अब मैं आ रहा हूं इस टॉपिक में, स्पेसिफिकली इस टॉपिक में ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टू असेस द ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड ऑफिस के अलावा उस ब्रांच के प्रॉफिट को भी अलग से असरटेन करना है। क्यों असरटेन करना है? मैं फिर से कह रहा हूं, ये सवाल दिमाग में रखाओ, ये क्यों असरटेन करना है? बिकॉज इसके बेसिस पे वो आगे डिसीजन लेंगे कि ब्रांच को कंटिन्यू करना है
या नहीं कंटिन्यू करना है। करेक्ट, ऐसा ना हो कि मेरी लॉस मेकिंग ब्रांच मेरे हेड ऑफिस के प्रॉफिट्स को सिर्फ खत्म कर रही है, स्वाइप अवे कर रही है, और फिर ऑन द कॉन्ट्ररी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो ये टॉपिक का जो बेस आता है वो आता है यहां से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वेयर द मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजन, कीप अ वॉच ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांच, दैट इज टू असेस द ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। अब सवाल ये उठता है कि ये ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को असेस कैसे किया जाए। हाउ डू आई असर्टेन दी ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम देखेंगे यहां पे इस टॉपिक में आंसर। तो प्राइमा फेसी दो तरीके से किया जा सकता है। देर आर टू वेज, करेक्ट। फर्स्ट वे टू असेस द ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी इज HO maintains अकाउंट्स ऑफ ब्रांच। मतलब ब्रांच शायद छोटी है या अलग ब्रांच है, तो ब्रांच कोई अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर रही है। एचओ मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ ब्रांच, दैट इज नो अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय ब्रांच। ब्रांच की पूरी अकाउंटिंग कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। ब्रांच पे कोई अलग सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे हैं, ब्रांच पे कोई अलग अकाउंटेंट नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ हेड ऑफिस पे हो रहा है। और वहां हेड ऑफिस पे कुछ जो अलग अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है उससे ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी असरटेन की जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? अब आप समझ सकते हैं दूसरा ऑप्शन क्या होगा। ब्रांच मेंटेन्स इट्स ओन अकाउंट्स। पहले ऑप्शन में था हेड ऑफिस ब्रांच के अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, और दूसरे ऑप्शन में क्या होता है? ब्रांच खुद अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है। करेक्ट, मतलब फिर दूसरे ऑप्शन के अंदर क्या होगा? दैट इज नो अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। करेक्ट, तो प्राइमा फेसी होता यह है कि जो पहला ट्री डायग्राम का ब्रांच दिख रहा है आपको, जहां पे एचओ ब्रांच के अकाउंट्स मेंटेन करता है, वो जो ब्रांच होती है दैट ब्रांच इज नोन एज डिपेंडेंट ब्रांच। कौन सी ब्रांच कहलाती है? डिपेंडेंट ब्रांच। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन की वो ब्रांच जिसकी अकाउंटिंग भी ब्रांच पे ही की जाती है, ब्रांच खुद बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, खुद प्रॉफिटेबिलिटी असरटेन करता है, उस ब्रांच को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। करेक्ट, ये सिर्फ बेसिक डिस्कशन है यार, हम बहुत ज्यादा इससे इंटरप्रिटेशन ड्रॉ नहीं करना है, बहुत बेसिक डिस्कशन है, जस्ट टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक टू यू मोर फॉर्मली, मोर स्विफ्टली। करेक्ट, सो कम टू योर रजिस्टर and write down this entire things what I've written over here. Come on, quickly write it down. यार टॉपिक एक ही बार पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि सब समझ में आ जाए। स्लोली पढ़ेंगे, स्विफ्टली पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने कहा है 7 से 8 से 9 लेक्चर्स लगेंगे, 10 भी लग गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से यही कह रहा हूं, पेशेंस रखना है हमें।
सो मुझे लगता है अभी तक आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि एक बेसिक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता क्या है ब्रांच और डिपार्टमेंट के अंदर। तो हमेशा ये याद रखना है कि ब्रांच इज ऑलवेज एट अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन व्हेयरएज डिपार्टमेंट इज एट द सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन, करेक्ट। नाउ अब ये जो ब्रांच होती है, ये जो डिपार्टमेंट होता है, ये क्यों बनाया जाता है, व्हाट इज द रेशनल और लॉजिक बिहाइंड इट? बिकॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज वांट्स टू गो फॉर एक्सपेंशन और द फर्दर डेवलपमेंट। और अगर आपको एक्सपेंशन करना है, डेवलपमेंट करना है, तो दो ही तरीके हैं, या तो आप अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे अपना एग्जिस्टेंस बनाओ जिसे कहते हैं ब्रांचेस ओपन कीजिए, या फिर आप अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में डील कीजिए, मतलब यू गो फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन। और एक बार अगर आपने ब्रांच और डिपार्टमेंट्स ओपन किया है तो आपके लिए मतलब मैनेजमेंट के लिए ये बहुत नेसेसरी होता है कि वो ध्यान रखे कि वो हर ब्रांच और डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहे, टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन इट। एंड कीपिंग अ क्लोज वॉच और असेसिंग द परफॉर्मेंस मींस व्हाट, यू नीड टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी, इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ब्रांच। और ये प्रॉफिटेबिलिटी कैसे असरटेन की जाएगी? सर्टेनली थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन मेंटेन करता है? तो देयर आर टू चॉइसेस, टू ऑप्शंस। नंबर वन, ब्रांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेंटेन्ड बाय ब्रांच, अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड बाय एचओ। एंड नंबर टू, ब्रांच इज मेंटेनिंग इट्स ओन अकाउंट्स, एचओ का कोई रोल नहीं है। अगर ब्रांच की अकाउंटिंग हेड ऑफिस मेंटेन करता है तो प्राइमा फेसी वो जो ब्रांच होती है उसे कहा जाता है डिपेंडेंट ब्रांच। और अगर ब्रांच खुद अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करता है तो उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, करेक्ट। अब ये सब समझने के बाद, ये सब देखने के बाद हमें यहां से जो चीज देखनी है वो है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। वैसे मैंने आपको दो नाम यहां पे दिए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, एंड दिस इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई मीन whether the branch is doing accounting or head office is doing accounting, that defines whether the branch is dependent branch or independent branch. But still, turn to page number 10.1 of your textbooks where I have given you a detailed chart on the various types of branches, correct? Types of branches. अब हम फिर से branch ये word पे डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत डिस्कशन कर चुके हैं पिछले 15-20 मिनट से इसके ऊपर। branches, if the branch is in the same country where the head office is located, then that branch is known as a domestic branch, correct? So यहां पे आइए और आप लिखिए if the branch is located in the country of HO, then it is known as a domestic branch. And if the branch is in country other than HO country, then it is known as a foreign branch, correct? तो अब चाहे ब्रांच डोमेस्टिक ब्रांच हो चाहे ब्रांच फॉरेन ब्रांच हो, उन दोनों के ऑपरेशंस को, उन दोनों के रिजल्ट्स को हमें इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करना पड़ेगा मतलब मैं यहां पे आपको दो वर्ड्स बताने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन, करेक्ट। अच्छे से समझिएगा दो वर्ड्स, इंटीग्रेशन या कंसोलिडेशन। तो जब भी मैं बात करता हूं एक वर्ड की, व्हाट इज दैट वर्ड? दैट वर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट्स मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात हो रही। जब भी मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट की बात करता हूं तो हमेशा इसका मतलब दो चीजें होती है, एक HO प्लस ऑल इट्स ब्रांचेस। तो जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स की बात करता हूं, टोटल कल्याण ज्वेलर्स के टोटल सेल्स की जब भी बात होगी तो उसके अंदर कल्याण ज्वेलर्स का हेड ऑफिस का सेल प्लस जितने भी उसके ब्रांचेस है ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे, चाहे इंडिया में हो या अब्रॉड, उन सारे लोकेशंस पे होने वाले सेल को उसमें ऐड किया जाएगा, बिकॉज दैट इज वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कल्याण ज्वेलर। और दूसरी चीज यहां पे क्या होगी, इट इंक्लूड्स द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ HO विद ऑल डिपार्टमेंट्स। जब हम कहते हैं बिग बाजार का टोटल सेल क्या है, तो वो टोटल सेल में कॉन्फेक्शनरी आता है, वो टोटल सेल में वेजिटेबल्स आता है, फूड ग्रेन्स आता है, क्लोथिंग आती है, FMCG आती है, इलेक्ट्रॉनिक आता है, सब
कुछ उसमें इंक्लूड होता है। तो जब मैं बात करता हूं इंटीग्रेशन की या कंसोलिडेशन की, तो हेड ऑफिस के फाइनेंशियल्स के अंदर ब्रांच के परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स भी कंसोलिडेट होने चाहिए, चाहे वो ब्रांच डोमेस्टिक ब्रांच हो या फिर वो फॉरेन ब्रांच हो। डोमेस्टिक ब्रांच का इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है क्योंकि ब्रांच और हेड ऑफिस सेम कंट्री में है, मतलब उन दोनों की करेंसीज जो सेम है। जैसे कि अगर इंडियन कोई हेड ऑफिस है, इंडियन कोई ऑर्गेनाइजेशन और उसकी इंडिया में ही ब्रांच है, सो बोथ हेड ऑफिस एंड ब्रांच आर मेंटेनिंग अकाउंट्स रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज। बट अगर कोई इंडियन कंपनी है जिसकी ब्रांच न्यूयॉर्क में है, तो इंडियन ऑपरेशंस की अकाउंटिंग तो होगी इंडियन रुपीज में, लेकिन जो ओवरसीज ब्रांच है, न्यूयॉर्क ब्रांच है, उसकी अकाउंटिंग होगी यूएस डॉलर्स में। और उसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है, कंसोलिडेट करना है, तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, एंड दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज AS11, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स रिवाइज्ड इन द ईयर 2003। सो ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमारे सिलेबस में कवर्ड है। आई मीन इफ यू चेक द इनिशियल पार्ट, द एनालिटिक्स पार्ट, सो आप यहां एनालिटिक्स पार्ट में चेक करेंगे, AS11 is very well covered as a part of your syllabus of Group 1 accounting, correct? So उसको भी हम वहां अलग से देखने वाले हैं, सेपरेटली देखने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर में जितना रिलेवेंट पार्ट आएगा AS11 का, उसको हम यहां पे ही डील कर लेंगे। दैट मींस major part of AS11 will be dealt over here in this topic when we will study foreign branches, correct? तो सिंपल चीज ध्यान रखना है कि ब्रांच इंडिया में भी हो सकती है, इंडियन हेड ऑफिस की, और इंडियन हेड ऑफिस की ब्रांच फॉरेन में भी हो सकती है, और इंडियन हो या फॉरेन हो, ब्रांच के रिजल्ट्स हेड ऑफिस के रिजल्ट्स में इंटीग्रेट होते हैं, कंसोलिडेट होते हैं। अब ये जो डोमेस्टिक ब्रांच होती है, फॉरेन ब्रांच को अभी हम नहीं देख रहे हैं, ये जो डोमेस्टिक ब्रांच होती है, दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज डिपेंडेंट ब्रांच और independent branch. Very very important, dependent branch और independent branch. Now we have seen dependency in terms of accounting जो हमने already देखी है। और क्या डिपेंडेंसी हो सकती है, मतलब जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या, जो पूरी तरह डिपेंडेंट है, निर्भर है, किस पे डिपेंडेंट है, ऑन हेड ऑफिस। अब वो क्या चीजें हैं जिनके लिए ब्रांच हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होती होगी? तो जो मेरे सारे पुणे के लाइव बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग ये चीज एग्जांपल बहुत अच्छे से समझते हैं कि चितले बंधु बहुत फेमस है पुणे में भाकरवड़ी के लिए। अब वो भाकरवड़ी एक ही जगह पे बनती है, और वो भाकरवड़ी पुणे में जितनी भी उनकी लोकेशंस पे ब्रांचेस हैं, वहीं से सप्लाई होती है। मतलब कहना है से दैट ब्रांचेस आर डिपेंडेंट ऑन हेड ऑफिस फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल। टेल मी, I mean, whether it is Bakarwadi, whether it is snacks, whether it is sweets, they all are manufactured centrally at head office, and head office supply those material to its branches. तो हो गई ना ब्रांच डिपेंडेंट बात। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो डिपेंडेंसी किन किन रीजंस के वजह से हो सकती है? तो पहला एक रीजन हमने देखा है, सप्लाई ऑफ मटेरियल की वजह से होती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्निकल नो हाउ, सॉफ्टवेयर्स, टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है कि ब्रांच सिर्फ एक एक्टिंग ब्रांच है, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी सपोर्ट है, सब हेड ऑफिस से दिया जाता है, तो भी वो डिपेंडेंट ब्रांच कहलाती है, करेक्ट? इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या होता है? बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल लिबरल, बिल्कुल आजाद होती है ये ब्रांच। इस ब्रांच का हेड ऑफिस के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है, बट डिपेंडेंसी नहीं होती। दोनों में डिफरेंस होता है, कनेक्शन एंड डिपेंडेंसी दोनों में डिफरेंस होता है। आज आप सभी स्टूडेंट्स लोग पेरेंट्स से कनेक्टेड भी हो और पेरेंट्स पे डिपेंडेंट भी हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। लेकिन तब 4 years down the line when you will become chartered accountant, तब आप पेरेंट्स से इवन दो कनेक्टेड रहोगे, लेकिन आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। मैं यहां पे कौन से डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूं? मैं यहां पे फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूं, करेक्ट? Today you are financially dependent on your parents, but that day when you will start earning, you will become chartered accountant, you will become financially independent, but connection तो तब भी रहेगा। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, अच्छे से समझना है कि ब्रांच का एचओ के साथ कनेक्शन तो हमेशा ही रहता है। हम यहां कनेक्शन की बात नहीं करें, क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं होता तो ये टॉपिक ही नहीं होता था। I mean, फिर
वो ब्रांच एक अलग एंटिटी होती थी और उसका अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता था, एज सिंपल एज दैट। हम यहां पे ये सारी बात क्यों कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रेशन कंसोलिडेशन। इस चैप्टर में इंटीग्रेशन कंसोलिडेशन से अलावा ज्यादा हमें यहां पे ये देखना है कि हाउ टू असेस द ब्रांच परफॉर्मेंस सेपरेटली, एंड फॉर दैट वी नीड टू बाइफरगेट द ब्रांच बिटवीन डोमेस्टिक फॉरेन, एंड डोमेस्टिक फॉरेन के बाद वी नीड टू बाइफरगेट द ब्रांच डोमेस्टिक ब्रांच बिटवीन डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। करेक्ट। सो यहां पे हम डिपेंडेंसी हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सो डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर क्या मैं लिख सकता हूं? नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। करेक्ट। नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय ब्रांच, और इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। करेक्ट। अब अगर डिपेंडेंट ब्रांच की बात की जाए तो यहां पे दो टर्म्स होते हैं। टर्म्स, दे आर द टू डिफरेंट टर्म्स। टर्म्स मतलब दे आर द कंडीशंस एट विच द गुड्स आर सेंट बाय एचओ टू ब्रांच। अब डिपेंडेंट का मतलब ये समझ में आ गया। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जहां पे हेड ऑफिस गुड्स भेजता है। इवन दो ब्रांचेस आर अलाउड टू डू एलपी। एलपी वर्ड मैंने यूज किया है। एलपी का मतलब होता है लोकल परचेजेस। लोकल परचेजेस मतलब कुछ अगर गुड्स कम पड़ रहे हैं तो ब्रांच को अथॉरिटी होती है काफी बार कि वो आप लोकली जाके गुड्स खरीद सकते हो। यू आर नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड टू वेट फॉर हेड ऑफिस टू कम फॉर योर सपोर्ट। यू कैन बाय द गुड्स लोकली, आउटसोर्स द लोकली, लेकिन कुछ केसेस में ये परमिशन नहीं भी होती है। करेक्ट। टर्म्स का मतलब यहां पे क्या है? दे आर द टर्म्स एट विच द गुड्स आर सेंट बाय एचओ टू ब्रांच। करेक्ट। एचओ ब्रांच को गुड्स किन किन टर्म्स पे भेज सकता है? तो एचओ ब्रांच को गुड्स भेज सकता है कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब यहां पे मैं इवन आई कैन राइट आईपी, इनवॉइस प्राइस। ये टर्म्स अगर आपको याद हो तो सीए फाउंडेशन में एक टॉपिक हमने पढ़ा था, कंसाइनमेंट अकाउंट, वहां पे देखा था। या फिर यहां पे एक नया टर्म भी हम देखेंगे, दैट इज एट होलसेल प्राइस। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखते हो तो एचओ और ब्रांच के बीच में रिलेशन जो होता है ये बिल्कुल कंसाइनर और कंसाइनी की तरह ही होता है। इनफैक्ट अकाउंटिंग भी जब हम देखेंगे तो आपको बहुत सिमिलैरिटी दिखने वाली है। कंसाइनमेंट में हमने क्या देखा था? कंसाइनर होता है प्रिंसिपल और कंसाइनी होता है उसका एजेंट। आई मीन द गुड्स आर ओन्ड बाय कंसाइनर बट दे आर केप्ट इन द पोजेशन ऑफ द कंसाइनी टू बी सोल्ड बाय द कंसाइनी फॉर विच ही गेट्स कमीशन। करेक्ट। यहां पे ब्रांच को कुछ कमीशन नहीं मिल रहा है। हेड ऑफिस के गुड्स हैं, ओन्ड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस वो गुड्स ब्रांच को देता है। ब्रांच उसका एक एक्सटेंशन होता है, एक्सपेंशन की वजह से क्रिएट हुआ हुआ एक एक्सटेंशन होता है जहां पे वो गुड्स सेल करता है। अब ये जो टर्म्स हो सकते हैं, जैसे हमने कंसाइनमेंट में भी देखा था, गुड्स कैन बी कंसाइन्ड बाय कंसाइनर टू आइदर एट कॉस्ट प्राइस और एट इनवॉइस प्राइस, वैसे ही यहां पे है। ये टर्म्स कैन बी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस और दी होलसेल प्राइस। तो दोस्तों अब अगर मैं ये पूरे चैप्टर को, अकाउंटिंग ऑफ ब्रांचेस का पूरा चैप्टर का स्कोप आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं ना तो ये चैप्टर में कितने सेगमेंट्स हैं या कितने टाइप के क्वेश्चंस हमें देखना है। सबसे पहले ये देखना है डिपेंडेंट ब्रांच वेयर द गुड्स आर गिवन अंडर द टर्म्स ऑफ सीपी, आईपी और एसपी। सेकेंड इज डब्ल्यूपी। इजी है और बहुत कम क्वेश्चन ही इस पार्ट पे है, इवन मॉड्यूल में भी बहुत कम क्वेश्चन है, बट यस उसको अलग से देखना है। नया इसीलिए शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सके। थर्ड हमें देखना है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस को, और फिर फोर्थ हमें देखना है फॉरेन ब्रांचेस को। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसा मैंने आपके टॉपिक की शुरुआत में कहा था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमें फॉलो करना है इस टॉपिक के अंदर, और वो डिवाइड एंड रूल आपके सामने है स्क्रीन पे, कि अगर हमें इस टॉपिक को कॉन्कर करना है, इस टॉपिक को जीतना है, इस टॉपिक पे फतेह करनी है, तो हमें इस टॉपिक को डिवाइड करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 4 अलग अलग पार्ट्स में, और वो 4 पार्ट्स यहां पे आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। और इस तरीके से एक एक करके पार्ट को हम देखते चलेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमारे लिए चीजें हो जाएगी बहुत ही आसान। करेक्ट। अब आता है सवाल कि यहां पे होने क्या वाला है, तो हम अभी यहां स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 1 से, डोमेस्टिक ब्रांच। डोमेस्टिक ब्रांच में डिपेंडेंट ब्रांच, और डिपेंडेंट ब्रांच में दैट ब्रांच वेयर द टर्म्स आर the goods are sent by HO to branch either at cost price,
सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। आज हम पूरी तरह फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे, बेसिक अकाउंटिंग पे। अब दोस्तों ये जो सेगमेंट होता है, चलो मैं थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। ये जो सेगमेंट होता है यहां पे हम देखेंगे 3 मेथड्स। अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली विच कलर शुड आई यूज। ओके, लेट मी कंटिन्यू विद ब्लू। यहां हम देखेंगे 3 मेथड जिसको मैंने नाम दिया है M1, M2, M3। मेथड के नाम है पर मैंने उसको M1, M2, M3 दिया है जस्ट टू ईज इट फॉर अस। करेक्ट। M1 इज नोन एज, लिख लीजिए नाम आपके पास यहीं पे, इसकी बात हो रही है ना। M1 is debtors method, M2 is stock and debtors method, and M3 is final accounts method. ये जो थर्ड मेथड है M3, इसका एक और नाम है। मैं सब इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बुक्स में कहीं आपको कुछ अलग नाम मिलेगा तो आप कहोगे सर ने तो कवर ही नहीं किया। ऐसा नहीं है, सर ने सब कुछ कवर किया है। That is trading and P&L account method. सो अभी हम आज इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच। तो आई होप आपको ब्रांच का मतलब पता है, आई होप आपको डोमेस्टिक ब्रांच का मतलब समझ में आया होगा। आई एम श्योर आपको डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब समझ में आया होगा। और डिपेंडेंट ब्रांच में अलग अलग टर्म्स होते हैं जिसपे एचओ ब्रांच को गुड्स देता है। हम वो टर्म्स में से यहाँ पे कौन सी टर्म्स देखने जा रहे हैं, व्हेन द गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इनफैक्ट मतलब ये जो 3 मेथड्स हैं, ये तीनों मेथड्स मैं कह सकता हूँ डिपेंडेंट ब्रांच के टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे। करेक्ट। सो अब ये सब होने के बाद आइए आपके रजिस्टर में, come to your register and write down heading। हमारे लिए मैं फिर से वापस यहाँ लिख देता हूं ताकि हम भूल ना जाए। आप मेरे साथ लिखते चलिए।
So under this method, HO treat its branch as a debtor. समझना, इवन दो ब्रांच HO का डेटर नहीं होता है, बट इस मेथड के अंदर M1 की बात की जा रही है। डेटर्स मेथड के अंदर HO ब्रांच को अपना एक डेटर ट्रीट करता है और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कौन? HO अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करता है। उस अकाउंट का नाम होता है ब्रांच अकाउंट और जिसका नेचर होता है पर्सनल अकाउंट। क्यों पर्सनल अकाउंट? क्योंकि ब्रांच इज ट्रीटेड एज अ डेटर, समझना जरूरी है। तो ब्रांच अगर डेटर की ट्रीट हो रहा है तो उसका नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट है। करेक्ट? मतलब लिखने से ज्यादा समझना है, क्योंकि दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ आपके बुक्स में मैंने दिया है। मैंने आपको पहले ही दिन बोल दिया है कि आपकी ये जो बुक है ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए, सब कुछ आपको इसी बुक में मिलेगा। नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। पूरा आईसीआई मॉड्यूल कवर है, सारे आरटीपीस कवर है, अभी तक जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हुए हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस यहाँ कवर है, अदर रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस यहाँ कवर है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस करना है, पूरा आपको कंसंट्रेशन करना है पढ़ने पे। करेक्ट? सो पहली मेथड क्या है? डेटर्स मेथड। नाम क्यों पड़ा है डेटर्स मेथड? क्योंकि HO ब्रांच को अपना क्या मानता है? डेटर। डेटर मानता है, मतलब डेटर का नेचर होता है पर्सनल अकाउंट, एंड कॉन्सिक्वेंटली HO प्रिपेयर्स अ सेपरेट अकाउंट नोन एज ब्रांच अकाउंट हुज नेचर इज अ पर्सनल अकाउंट। मतलब यहां पे सिंपल क्या हो रहा है कि HO के बुक्स में एक नया लेजर अकाउंट मेंटेन होगा और वो लेजर अकाउंट का नाम है ब्रांच अकाउंट। ये ब्रांच अकाउंट का नेचर क्या है हमने अभी देखा है, इट्स पर्सनल अकाउंट। एंड तो अगर मैं ये अकाउंट में देखता हूं कि क्या क्या होगा, किस किस तरह से होगा, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम इस अकाउंट को डेबिट कब करेंगे और हम इस अकाउंट को क्रेडिट कब करेंगे? हम इस अकाउंट को डेबिट करेंगे व्हेन ब्रांच इज रिसीवर एंड वी विल क्रेडिट दिस अकाउंट व्हेन ब्रांच इज गिवर। समझ में आ रहा है? तो जब मैं कहता हूं कि ब्रांच अगर रिसीवर है तो ब्रांच को कोई चीज देगा कौन? अगर ब्रांच कोई चीज की रिसीवर है तो वो चीज का गिवर कौन है? तो सर्टनली ब्रांच इज रिसीवर, मतलब दैट इज HO इज गिवर। ब्रांच इज रिसीवर ऑफ व्हाट? ब्रांच को HO से क्या क्या मिल सकता है? ब्रांच को HO से गुड्स मिलेंगे जो ब्रांच अपने जहां पे बेचने वाली। करेक्ट? ब्रांच को HO से कैश मिल सकती है क्योंकि ब्रांच पे कुछ खर्चे होंगे, कुछ एक्सपेंसेस होंगे, वो खर्चों के लिए, वो एक्सपेंसेस के लिए कैश मिल सकती है। तो ब्रांच इज रिसीवर, दैट इज HO इज गिवर। और जब मैं कहता हूं ब्रांच इज गिवर, मतलब ब्रांच कुछ दे रही है। ब्रांच किसको दे रही है? दैट इज, कैन आई से, HO इज रिसीवर। और ब्रांच HO को क्या देगी? तो ब्रांच में जो भी कैश कलेक्ट होगी वो कैश किसको दे देगी? HO को दे देगी, तभी तो वो डिपेंडेंट ब्रांच होगी। सो ब्रांच अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो ये जो अकाउंट है ये डेबिट होगा जब ब्रांच रिसीव करेगी और ये अकाउंट क्रेडिट होगा जब ब्रांच देगी या ब्रांच गिव करेगी। करेक्ट? बहुत सिंपल चीज है ये। बेसिक लॉजिक को अगर आपने ध्यान रखा तो ये मेथड बहुत ईजी हो जाएगी। दो मेथड्स आज हम इस लेक्चर में करने का पूरी कोशिश करेंगे और कर भी लेंगे। करेक्ट? अब यहां पे अकाउंटिंग होती क्या है दोस्तों, समझना मेरी बात बहुत अच्छे से। कुछ ट्रांजैक्शंस ले रहा हूं जिसके हेल्प से हम यहां पे समझने वाले हैं। अगेन हम ये ब्रांच अकाउंट किसके बुक्स में बना रहे हैं? वी आर प्रिपेयरिंग दिस इन दी बुक्स ऑफ HO। ये चीज मत भूलना। ब्रांच अकाउंट किसके बुक में बन रहा है? HO के। और क्यों बन रहा है? बिकॉज इट्स अ डिपेंडेंट ब्रांच। और डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या? देखो ऊपर सबसे पहले मैंने रेड से लिखा है, नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय ब्रांच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एट HO। तो ये जो अकाउंट है ये HO के बुक्स में मेंटेन हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत आसान होगा ये क्विक जो मैं आपको समरी बना के समझा रहा हूं। लिखना कुछ नहीं है, अब सिर्फ समझना है, क्योंकि ये जो पार्ट है आपके बुक्स में ऑलरेडी दिया है। HO परचेजेस गुड्स फॉर इटसेल्फ। हेड ऑफिस खुद अपने यहां पे अपने हेड ऑफिस पे बेचने के लिए गुड्स खरीदता है। तो हमें बताना है कि हेड ऑफिस के बुक्स में उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। दोस्तों देखो, कैन आई से इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू आइदर इट कैन बी कैश, इट कैन बी बैंक,
और इफ इट्स क्रेडिट तो इट कैन बी क्रेडिटर्स अकाउंट। चेक करो ये सबको समझ में आया या नहीं, मेरी बात ध्यान से समझना। हेड ऑफिस खुद के यहाँ पे बेचने के लिए गुड्स खरीदता है तो ये अकाउंटिंग एंट्री पास होती है। समझ में आया सभी को? अब क्या करेगा हेड ऑफिस, ये जो गुड्स हेड ऑफिस ने खुद के लिए खरीदे हैं इसमें से कुछ गुड्स वो ब्रांच में भेज देगा। मतलब एचओ सेंड्स गुड्स टू ब्रांच। किसने गुड्स किसको दिए? तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दिए। कैन आई से ब्रांच इज रिसीवर? अगर ब्रांच रिसीवर है और पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया जाए तो कैन आई से ब्रांच अकाउंट विल बी डेबिटेड। चेक करो क्या ये रूल से मैच हो रहा है कि ब्रांच इज रिसीवर? यस, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दिए तो जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स देगा तो क्या एंट्री पास करेगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू। अब सवाल उठता है कि हेड ऑफिस क्रेडिट किसे करे? क्या वो यहां सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर सकता है? आंसर इज नो। व्हाई नो? अरे हम डेटर सिर्फ कह रहे हैं, हम दिल से थोड़ी उसे कोई डेटर मानते हैं, ये तो सिर्फ ट्रीटेड लाइक अ डेटर है, तो हम सेल्स थोड़ी क्रेडिट कर सकते हैं। अगर मैं ब्रांच टू सेल्स कर देता हूं इसका मतलब मैंने तो ब्रांच को गुड्स बेचे हैं। कंसाइनमेंट में मैंने आपको क्या सिखाया था कि कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है ना कि बेचता है। ठीक उसी तरह यहां पे हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेज रहा है ना कि बेच रहा है। मतलब यहां पे एंट्री पास होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट में हमने कौन सा अकाउंट देखा था? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक उसी तरह यहां पे क्या होता है? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेज रहा है ना कि बेच रहा है। दोनों में डिफरेंस होता है, समझना। करेक्ट? तो पहली सिचुएशन क्या होती है कि हेड ऑफिस खुद के लिए गुड्स परचेज करता है तो एंट्री पास करता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर्स। दूसरी एंट्री में दूसरा ट्रांजैक्शन ये हो सकता है कि हेड ऑफिस ने जो गुड्स खरीदे आउट ऑफ दोज गुड्स दे आर सेंडिंग some goods to branch for sale, so they will pass accounting entry branch account debit to goods sent to branch. I hope this is absolutely clear, but now you guys need to focus on the third transaction and you need to think on the journal entry of this transaction. अब हुआ ये है कि ब्रांच में कुछ गुड्स की जरूरत थी, ब्रांच ने हेड ऑफिस को कहा, हेड ऑफिस ने कहा कि यार ये गुड्स तो मेरे पास नहीं है, तो ब्रांच ने कहा कि प्लीज आप मुझे ये गुड्स परचेस करके दो। इस टॉपिक के अंदर आज के लेक्चर के लिए ये समझ लो हेड ऑफिस है मम्मी पापा और ब्रांच है आप लोग। करेक्ट? हम बच्चे लोग हैं ब्रांच, तो हम जाते हैं मम्मी पापा के पास और कहते हैं हमें ये चीज खरीद के दो। पहले वो देखते हैं उनके पास है या नहीं, अगर है तो वो उसमें से देते हैं और अगर नहीं है तो वो हमें खरीद के देते हैं। इसका मतलब क्या है? एचओ परचेजेस, ध्यान से पढ़ना, गुड्स फॉर ब्रांच। अब सोचो डायरेक्टली इसकी एंट्री क्या होगी? एचओ परचेजेस गुड्स फॉर ब्रांच। जो हमने ऊपर दो ट्रांजैक्शन देखे हैं वो अलग है, जहां पे पहले एचओ ने गुड्स खरीदे खुद के लिए और फिर वो गुड्स में से कुछ गुड्स ब्रांच को दे दिए। आप कह सकते हो सर थर्ड एंट्री में भी तो ऐसे ही होगा, एचओ परचेजेस गुड्स फॉर ब्रांच मतलब क्या? तो सर पहले एचओ ने गुड्स खरीदे और फिर ब्रांच को दिए। अगर ऐसा मैंने किया तो मुझे एक नहीं दो एंट्री पास करना पड़ेगा, जो दोनों एंट्री आपके सामने लिखी है, पहले एचओ के परचेज की और फिर ट्रांसफर टू ब्रांच की। क्यों ना मैं कोई तीसरी एंट्री सोच लूं, डायरेक्ट एंट्री सोच लूं, जहां पे एचओ डायरेक्टली ब्रांच के लिए गुड्स परचेज कर रहा है। आप एंट्री सोचते हो तब तक मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल देता हूं। ब्रांच का मतलब हमने देखा है एट अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन। सपोज देयर इज एन हेड ऑफिस इन पुणे और ब्रांच है चेन्नई में। अब वो चेन्नई ब्रांच कहती है मुझे कुछ गुड्स खरीद के दो और वो गुड्स सपोज चेन्नई में है या चेन्नई के पास बेंगलोर है, हैदराबाद है, वहां पे। तो अब क्या ब्रांच पहले वो गुड्स बेंगलोर या हैदराबाद से पुणे मंगाएगा? हेड ऑफिस क्या पहले पुणे मंगाएगा और फिर पुणे से चेन्नई भेजेगा? आंसर है नहीं। हेड ऑफिस डायरेक्टली ब्रांच के लिए परचेस करेगा, मतलब वो गुड्स सीधा के सीधा कहां डिलीवर होंगे? ब्रांच में, चेन्नई में डिलीवर होंगे। तो सवाल ये उठता है कि उसकी एंट्री क्या होगी? आई मीन वो गुड्स जो खरीद के दिए हैं एचओ ने ब्रांच को, जिसका पेमेंट कौन कर रहा है? एचओ कर रहा है, लेकिन वो गुड्स डिलीवर किसको हो रहे हैं? ब्रांच को डिलीवर हो रहे हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। सबसे पहले देखो हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स। कैन आई से रिसीवर ऑफ द गुड्स इज ब्रांच, so the accounting entry will be branch account debit. 2, if you have paid cash account, if you have paid by check, to bank account, and if you have not paid anything then to creditors account. चेक करो एचओ के बुक्स में इस ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। मतलब ये गुड्स एचओ के पास आए नहीं, ये गुड्स सीधा के सीधा ब्रांच के लिए परचेस किए गए। करेक्ट? तो ये मतलब इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर मेथड में अकाउंटिंग करना है, इस चीज का हमें रखना है ध्यान।
एक दो ट्रांजेक्शन्स और लेते हैं so that you get more clarity on it. HO पेड सैलरीज टू HO स्टाफ, है ना। हेड ऑफिस ने अपनी सैलरी, अपने स्टाफ को सैलरीज पे की है। हेड ऑफिस के बुक्स में क्या एंट्री पास होगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि हेड ऑफिस का एक्सपेंस है तो हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री होगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अब मैं जो ट्रांजैक्शन लिखने जा रहा हूं उसकी एंट्री आपको सोचना है, बोलेगा कोई नहीं, सिर्फ सोचना है। वैसे भी बोलोगे तो मुझे कौन सा सुनाई देगा। एचओ पेड सैलरीज ऑफ ब्रांच स्टाफ, है ना। डिपेंडेंट ब्रांच है तो ब्रांच के स्टाफ की सैलरी एचओ पे कर रहा है। हम किसकी बुक्स में एंट्री की बात कर रहे हैं? एचओ की बुक्स में। एक चीज तो सर्टेन है दोस्तों, एचओ के बुक्स में कैश और बैंक तो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश और बैंक हमारे बुक से जा रहा है। करेक्ट। सवाल उठता है डेबिट क्या होगा। अब समझो, अगर मैं गलती से यहां सैलरीज को डेबिट कर देता हूं ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? क्योंकि एचओ के बुक्स में सैलरी का मतलब है एचओ की सैलरी, लेकिन ये एचओ ये सैलरी किसकी पे कर रहा है? ब्रांच की सैलरी पे कर रहा है। सो यहां पे एचओ कौन सा अकाउंट डेबिट करेगा दोस्तों? एचओ विल डेबिट ब्रांच अकाउंट। समझ में आ रहा है? तभी तो जाके समझ में आएगा कि ब्रांच का सही रिजल्ट क्या है, ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ब्रांच की। जब तक ब्रांच के ट्रांजैक्शंस को एचओ के ट्रांजैक्शन से अलग नहीं किया जाता तब तक ये चीज समझना मुश्किल है कि भाई ब्रांच की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी है क्या। तो ये इतना है ये मेथड ब्रांच, ये पहला मेथड डेटर्स मेथड। अंडर दिस मेथड वी ट्रीट ब्रांच एज अ डेटर। हम उसको एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस उसके साथ होते हैं वो ट्रांजैक्शंस को अलग लिखा जाता है, एक अलग अकाउंट, एक सिंगल अकाउंट बनाया जाता है एचओ की बुक्स में। उस अकाउंट का नाम है ब्रांच अकाउंट। क्योंकि ये डेटर की तरह है तो इसका नेचर होता है पर्सनल अकाउंट। एप्लीकेबल रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। करेक्ट। तो ये 5 ट्रांजैक्शंस आपके सामने मैंने लिखे हैं। अगर कोई लिखना चाहे तो मैं उसको 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, क्विकली लिख लीजिए। ज्यादा समय चाहिए तो एनी टाइम यू हैव ऑप्शन टू पॉज इट एंड प्रोसीड अहेड। वेल एवरीथिंग इज गिवन ऑन पेज नंबर 3 ऑफ योर बुक। करेक्ट। सब कुछ मैंने ऑलरेडी दिया है पेज नंबर 3 पे, बट स्टिल कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। ओके, चलें आगे। सो जैसा मैंने कहा है हम क्वेश्चंस को एब्रीविएटिवली डिवाइड करेंगे M1, M2, M3 में। M1 इज डेटर्स मेथड, M2 इज स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एंड M3 इज फाइनल अकाउंट्स मेथड, दैट इज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट मेथड। आज के हमारे इस लेक्चर में हम M1 और M3 की शुरुआत करेंगे, M2 हम अगले लेक्चर में देखेंगे। करेक्ट। सो
लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चन नंबर 1। और उससे पहले आप यहां देख सकते हैं मैंने आपको सब कुछ थ्योरी दिया है। पेज नंबर 10.2 पे डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में दिया है। डेटर्स मेथड में अकाउंटिंग एंट्रीज, कुछ एंट्रीज मैंने अभी आपको लिख के एक्सप्लेन की थी, बाकी एंट्रीज यहां लिखी है। प्रो फॉर्मा ऑफ ब्रांच अकाउंट्स पेज नंबर 10.4, 10.5 पे ये सारे सिस्टम, 10.5 पे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, दैट इज ये M2 है हमारा, करेक्ट। This is M1, that's M2. You can see over here everything given to you, and then this is M3. So ये जो पेजेस है ना, यहाँ तक आज आपको पढ़ना है 10.9 तक। ऑब्वियसली आई विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द टॉपिक, बट अभी हम बढ़ते हैं आगे। अभी हम करते हैं शुरू क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एज आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज दैट योर दिस मटेरियल इज ड्रॉन वेरी मेटिकुलसली, प्रिपेयर्ड वेरी cautiously and divided into 3 segments: essential, growth and maturity. Where essential segment questions are those questions which are meant to be done in the class as a classwork and homework, so which we will be covering totally over here। क्लास में हम देखने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस को, essential segment के क्वेश्चंस को। Then next comes is the growth segment। तो अगर आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना तो आपको ग्रोथ सेगमेंट के क्वेश्चंस देखना होगा, और अगर आप चाहते हैं यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेरिट रैंकिंग एंड हाई लेवल प्रिपरेशन, देन यू हैव टू गो फॉर द मैच्योरिटी लेवल क्वेश्चन। सो इन द एसेंशियल सेगमेंट ऑफ दिस टॉपिक आई हैव गिवन टोटल 29 क्वेश्चंस, माइंड बॉगलिंग फिगर वी हैव टू सी ओवर हियर, 29 क्वेश्चंस and complete all our basic understanding of this topic, starting with question number 1। डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं टैगलाइन में बहुत कुछ मैंने आपको ऑलरेडी दिया है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन M1 एंड M3 एंड द टर्म्स आर कॉस्ट प्राइस। जो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की उस पर, तो M1 पे भी देखना है, M3 पे भी ये क्वेश्चन को हमें देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों करते क्या है, हम इसका बनाते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत सिंपल है। आइए आपके रजिस्टर में, turn to your register, write down question 1/AAA/10.15 M1। सबसे पहले खुद के लिए लिखिएगा M1 डेटर्स मेथड इन द बुक्स ऑफ बकिंगम ब्रदर्स बॉम्बे हेड ऑफिस, नागपुर ब्रांच अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। हाफ पेज से एक दो लाइन ज्यादा का ये अकाउंट बनाना है, और उसी पेज पे उसके नीचे 5-6 लाइंस के लिए आपको बनाना है ये वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज नागपुर ब्रांच डेटर्स अकाउंट। So this is your format for question number 1. Quickly draw the formats and then we will start.
ओके, डन विथ फॉर्मेट। सो एक पेज पे आप ये फॉर्मेट बना रहे हैं, M1 का क्वेश्चन हम कर रहे हैं सॉल्व। इससे पहले कि क्वेश्चन को हम चालू करें, कम टू अनदर पेज, हम बिल्कुल फ्रेश पेज से चालू करना है और लिखना है वहां पे M3 और ये फॉर्मेट बनाना है आपको क्वार्टर पेज के लिए। M3 बहुत इजी मेथड है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगा जब हम M3 पे आएंगे। पहले ड्राइंग वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। आई मीन यू लिफ्ट योर पेंसिल एंड स्केल वंस एंड वंस यू लिफ्ट इट कंप्लीट ऑल द वर्क। डन, चलिए आगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड टू बिगिन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले फोकस करते हैं M1 पे। और ये है अकाउंट हमारे सामने। ये क्वेश्चन है जहां पे बॉम्बे में है हेड ऑफिस और नागपुर में ब्रांच। हम बना रहे हैं नागपुर ब्रांच अकाउंट। रेड पेन से जो लिखा है वो सिर्फ सेल्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको चीजें समझ में आए। दिस इज लाइक अ पर्सनल अकाउंट for the year ending 31st December 2019. So particulars amount we have 4 columns with us। और वर्किंग नोट में हमने बनाया नागपुर ब्रांच डेटर्स अकाउंट, मतलब नागपुर की जो ब्रांच है वो ब्रांच के जो डेटर्स हैं, मतलब वो ब्रांच अगर क्रेडिट सेल कर रही है तो उसके जो डेटर्स हैं उसका अकाउंट हमने यहाँ बनाया है। Let us read question, let's understand question. Before we proceed ahead, quickly come to your textbook and give the cross referencing over here. Write down the page number of your register where you're solving this question. Buckingham Brothers Bombay have a branch at Nagpur. They send goods at cost to their branch at Nagpur. So जैसा हमने आज theoretical explanation में देखा था कि यहाँ पे हम ऐसे questions देखने वाले हैं where the terms are CP, IP और WP. So this is the question based on CP. However, direct purchases are also made by the branch for which payments are made at HO. ठीक है, local purchases allowed है। All the daily collections are transferred from the branch to HO, मतलब ब्रांच के पास कोई कैश नहीं रहती है। ब्रांच के पास जो भी कैश कलेक्ट होती है ब्रांच किसको देता है? HO को। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ HO बाय डेटर्स मेथड। प्लीज अंडरस्टैंड, एग्जामिनेशन में M1, M2, M3 नहीं दिया होगा, एग्जामिनेशन में इस तरीके से दिया होगा। सो वहां से हमें समझना है अंडर डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड मतलब यहां पे दोस्तों वो किसकी बात कर रहा है? दे आर टॉकिंग अबाउट M1, करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है ना, इतना ये क्वेश्चन है आपके ICR मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इसकी लास्ट 2 लाइंस पढ़िए। कंसीडर दी अबाउट डेटा एंड प्रिपेयर नागपुर ब्रांच ट्रेडिंग एंड PNL अकाउंट। मतलब अब ये कौन से मेथड की बात हो रही है? नागपुर ब्रांच का ट्रेडिंग PNL, मतलब ट्रेडिंग PNL मेथड मतलब फाइनल अकाउंट्स मेथड, मतलब M3 की बात हो रही है इन द बुक्स ऑफ HO। और ये जो 2 लाइंस है ये है आपके ICR मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 2।
मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज योर मॉड्यूल्स इलस्ट्रेशन नंबर 1 एज वेल एज इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंबाइन इनटू अ सिंगल क्वेश्चन ओवर हियर। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं डेटर्स मेथड से। अब ये ब्रांच नई ब्रांच नहीं है और ये मुझे कैसे पता चला है, तो अगर आप ये डेटा को देखते हो तो आपको यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 1 जनवरी 2019 का। तो 1 जनवरी 2019 को ब्रांच में इम्प्रेस्ड कैश है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रेस्ड कैश? इट इज नथिंग बट द पेटी कैश, करेक्ट। तो ब्रांच के जो कुछ पेटी एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए ब्रांच के पास कुछ कैश है, पेटी कैश है। ब्रांच के पास सन्ड्री डेटर्स है। यहां पे कुछ टाइपो एरर हुआ है, ये जो स्टॉक वर्ड है ये वर्ड नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचओ, ब्रांच के पास ऐसा स्टॉक है जो एचओ ने ट्रांसफर किया है। और नेक्स्ट लाइन में डायरेक्ट परचेजेस, मतलब ब्रांच के पास वो भी स्टॉक है जो उसने खुद ने खरीदा है। तो दोस्तों ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास है 4 चीजें। तो लेट अस कम टू ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड। ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड, 2 ओपनिंग बैलेंसेस, इम्प्रेस्ड कैश, सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स मैंने दोनों को ऐड कर दिया है। स्टॉक ऑफ गुड्स मतलब वो गुड्स जो ब्रांच के खुद के हैं 24,000, सॉरी जो एचओ ने दिए हैं 24,000 के, प्लस दोज गुड्स विच आर परचेज्ड लोकली दैट इज 16,000। ओके तो जो जो अमाउंट्स हुए ना दोस्तों उसको करते हैं टिक मार्क ताकि हम उसे रीयूज ना कर लें। कैश सेल्स के बारे में दिया है, ब्रांच पे कैश सेल्स हुआ है 45,000 का। प्लीज अंडरस्टैंड ये जो कैश है ये कैश हमारे पास आएगी। हम है कौन? हम है एचओ। अब ये कैश हमारे पास आएगी, हम लोग एचओ हमारे बुक्स में एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, सीधी बात है क्योंकि कैश आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्रेडिट हम किससे करेंगे? हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैं एंट्री पास करता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, इट मींस कैश सेल्स एट एचओ। बट ये कैश सेल्स एट एचओ नहीं है, ये है कैश सेल एट ब्रांच। मतलब ब्रांच इज गिवर ऑफ कैश टू मी, मतलब ब्रांच अकाउंट को करना होगा क्रेडिट। सो कम टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड, थोड़ा ध्यान से समझ के करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। बाय कैश अकाउंट। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर शुरुआत में ही दिया है कि ब्रांच इज रेमिटिंग कैश कलेक्टेड डेली टू एचओ। तो ब्रांच हमें कैश किस किस चीजों का देगी? एक तो कैश सेल का कैश देगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटर से जो कैश कलेक्ट होगी वो भी ब्रांच हमें कैश दे देगी। समझ में आ रहा है? तो ये सारी कैश को हम टोटल एक ही एंट्री में कवर करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। तो कैश सेल की फिगर मुझे पता है 45,000, तो वो मैंने यहां पे लिख ली है। हम उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, ब्रांच इज द गिवर, करेक्ट। सो आई टिक मार्क 45,000। क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच, अंडरस्टैंड क्रेडिट सेल्स हुए, कहां हुए? ब्रांच में हुए। पहली बात, सेल किसका है? ब्रांच का है। अगर ये एचओ का क्रेडिट सेल होता था, फिर से कह रहा हूं फोकस करना, अगर ये एचओ का सेल होता था तो मैं एचओ अपने बुक्स में एंट्री पास करता था डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि ये क्रेडिट सेल है ब्रांच का, तो मैं ब्रांच के लिए एंट्री क्या पास करूंगा? ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट। समझना कौन से डेटर्स? ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच के सेल्स अकाउंट में जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो कम टू योर वर्किंग नोट। यहां पे हमने देखो ब्रांच का डेटर्स अकाउंट बनाया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले ओपनिंग डेटर्स का हमारे पास फिगर था, एंड टू सेल। अब ये सेल किसका सेल है? आप चाहो तो यहां खुद के लिए लिख सकते हो, इट इज द ब्रांच सेल्स। किसका सेल है? ब्रांच का सेल है, एचओ का सेल नहीं है। ये सिर्फ वर्किंग नोट बन रहा है, इसका कोई कॉन्ट्रा इंपैक्ट एज सच होने वाला नहीं है। जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होगी, कॉन्ट्रा इंपैक्ट होगा, वो सिर्फ नागपुर ब्रांच अकाउंट का होगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके
सो क्रेडिट सेल रिकॉर्ड हो गया 1,30,000 का। डायरेक्ट परचेजेस ब्रांच ने डायरेक्ट परचेज किए 45,000 के। और अगर आप क्वेश्चन की सेकंड लाइन पढ़ते हो वहां दिया है हाउएवर डायरेक्ट परचेजेस वर आल्सो मेड बाय ब्रांच फॉर विच पेमेंट वाज मेड बाय एचओ। मतलब दोस्तों अभी हमने जब थ्योरेटिकली ये M1 को समझा था तब मैंने आपको ये एंट्री बताई थी दैट एचओ डायरेक्टली परचेजेस गुड्स फॉर ब्रांच। तो एचओ के बुक्स में ब्रांच अकाउंट में क्या एंट्री होती है, क्योंकि ब्रांच रिसीवर है गुड्स का तो ब्रांच अकाउंट होगा डेबिट, और टू कैश बैंक और क्रेडिटर्स तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट डायरेक्ट परचेजेस दैट इज 45,000। डायरेक्ट परचेजेस फॉर विच द पेमेंट इज मेड बाय द ब्रांच। करेक्ट, अभी तक ऐसा कुछ दिया नहीं कि ब्रांच ने उसका पेमेंट कर दिया है या कर चुके हैं, इसलिए हमने उसको टू कैश और बैंक नहीं लिखा है। Well, even if you write to cash or bank, it will not impact your answer। मतलब मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूं कि वर्स्ट केस अगर आप यहाँ क्रेडिटर्स की जगह कैश या बैंक भी लिखते हैं तो उससे आपके ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप यहाँ कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके चलते हैं आगे। ये 45,000 का हुआ। रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, हमने जो कस्टमर्स को गुड्स सेल किए थे उन्होंने वापस दिए हैं, तो हमारे पास कस्टमर अकाउंट मतलब ब्रांच का कस्टमर, ब्रांच के डेटर्स अकाउंट है, तो ब्रांच के डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में आते हैं और लिखते हैं बाय सेल्स रिटर्न 3,000। अब जैसा मैं कह रहा हूं फिर से ये सेल्स रिटर्न मतलब कौन सा सेल्स रिटर्न है, ब्रांच का सेल्स रिटर्न है दोस्तों, इसका कोई कॉन्ट्रा इंपैक्ट नहीं होगा। मतलब आप ये मत कहिएगा कि सर ये सेल्स रिटर्न हमारे एचओ का सेल्स रिटर्न है क्या, नो नो नो, ये जो वर्किंग नोट है ये सिर्फ वर्किंग नोट टेम्परेरी बनाई जा रही है, और क्यों बनाई जा रही है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपको 2-3 क्वेश्चंस मुझे अलाउ करना होगा, वो 2-3 क्वेश्चंस के बाद सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम एचओ, हम है एचओ, हमने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं ताकि वो बेच सके 60,000 के, मतलब ब्रांच इज द रिसीवर, सो ब्रांच अकाउंट होगा डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट 60,000। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 60,000 60,000। Transfer from HO for petty cash expenses 4,000. HO has sent 4,000 rupees to branch for petty cash expenses. तो ब्रांच के पास ऑलरेडी आप देखोगे 2,000 का ओपनिंग बैलेंस था, और उसके अलावा हमने 4,000 रुपीज ब्रांच को दिए। हमें एचओ, हमने ब्रांच को दिए, मतलब ब्रांच इज रिसीवर। दोस्तों ब्रांच रिसीवर है तो नागपुर ब्रांच तो डेबिट होगा, और हमने ब्रांच को दिया है कैश, तो कैश और बैंक क्रेडिट होगा। So to cash or bank account, petty cash 4,000 rupees. करेक्ट। ये ट्रायल बैलेंस नहीं है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है। बैड डेट्स एंड डिस्काउंट टू कस्टमर, ब्रांच में बैड डेट्स हुए हैं और डिस्काउंट टू कस्टमर है, ये दोनों ही ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं। बैड डेट्स की हेड ऑफिस की अगर बैड डेट्स होते तो हेड ऑफिस एंट्री क्या पास करता था, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। करेक्ट। अब यहां पे क्या एंट्री पास होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। हमने हमारे डेटर्स को दिया है डिस्काउंट, तो एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। बिल्कुल कॉम्बिनेशन है, यहां पे एचओ की बुक्स में ही अकाउंटिंग हो रही है, एक अलग अकाउंट बना दिया है ब्रांच का, और उस अलग अकाउंट के थ्रू ये सारे ट्रांजैक्शन इस तरीके से किए जा रहे हैं। Remittances to HO is 1,65,000 received by HO and remittances to HO not received by HO so far is 5,000। अब मैं ये दो फिगर्स को एक साथ मर्ज करूंगा
और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा आप इन दोनों को एक साथ लिखिएगा। इसका मतलब क्या है, रेमिटेंसेस टू एचओ रिसीव बाय एचओ, मतलब ये 1,65,000 वो कैश है, टोटल कैश है जो ब्रांच ने एचओ को दी है। ब्रांच से 1,65,000 चली गई और एचओ को मिल गई, लेकिन ये 5,000 क्या है, रेमिटेंसेस टू एचओ नॉट रिसीव्ड बाय एचओ सो फार, मतलब ये 5,000 ऐसे हैं जो ब्रांच से तो चले गए बट एचओ को मिला नहीं है। इसको हम कहते हैं कैश इन ट्रांजिट। HO has remitted additional 5,000 to branch, but ये भी branch has remitted 5,000 to HO, but HO को मिला नहीं है। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल ब्रांच ने HO को 1,70,000 दिया है, करेक्ट, और 1,70,000 में से 5,000 अभी तक HO को मिला नहीं है। सो प्लीज कम टू योर ब्रांच अकाउंट, अंडरस्टैंड, कैन आई राइट दिस वे, प्लीज चेक करो अच्छे से। ये क्या है, टोटल कैश रिसीव्ड बाय एचओ इज 1,70,000, करेक्ट। 170 में से 5,000 इज अगेन स्टिल इन ट्रांजिट, तो वो यहां एज इट इज आ गया। बाकी कैश हमें किस किस चीजों की मिलेगी, तो जनरली कैश हमें दो ही चीजों की मिलती है, एक तो वो कैश जो ब्रांच पे कैश सेल हुआ है उसकी, और दूसरा जो ब्रांच पे डेटर्स से कलेक्शन हुआ है उस चीज की कैश हमें मिलती है। अब मुझे बताओ, क्या मैं ये बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना होगा? अगर टोटल कैश मुझे ब्रांच से 1,70,000 मिल रही है और ये 1,70,000 में से 45,000 इज द कैश सेल, 5,000 ऐसा कैश है जो अभी मिला नहीं है पर मिल जाएगा, डोंट वरी। सो कैन आई से माई कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज 1,20,000 which is the balancing figure। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कौन से डेटर्स, ब्रांच के डेटर्स, उसकी एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। सो कम टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश और बैंक 1,20,000। और ये जो 5,000 है ये भी क्या है, ये कौन सा कैश है इन ट्रांजिट, सर्टनली ये कैश सेल का कैश नहीं होगा। दिस इज अगेन दैट कैश विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। सी कैश सेल की कैश तो हम इमीडिएटली एचओ को भेज रहे हैं, करेक्ट, लेकिन ये 5,000 जो कैश है ये वो कैश है जो हमें डेटर्स से कलेक्ट हुई है और हमें हेड ऑफिस को देना है। सो टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर बिकम्स 1,25,000। अगेन अगर आप चाहो तो रजिस्टर में इस एक फिगर को और इन दो फिगर को किसी कॉमन कलर से हाईलाइट कर सकते हो। This can be highlighted with a common color just to make things little more self-explanatory. Okay, चले आगे। ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ। अब फिर से समझना, हम है एचओ, हमने ब्रांच के एक्सपेंस पे किए। अगर एचओ खुद के एक्सपेंस पे करता था तो एचओ की एंट्री पास करता था एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बट एचओ हैज पेड एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, एचओ विल पास एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट 30,000। And then my dear friends you have certain closing balances। so जैसे हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस थे वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस है। स्टॉक ऑफ डायरेक्ट परचेजेस, स्टॉक ऑफ द ट्रांसफर्स फ्रॉम एचओ, मतलब टोटल स्टॉक कितना हुआ 25,000 का। सो कम टू द क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग बैलेंसेस। तीन चीजों का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास होना चाहिए, वही तीन चीजों का जिनका ओपनिंग बैलेंस था, इम्प्रेस्ड कैश, सन्ड्री डेटर एंड stock of goods। stock of goods is 25,000, correct, 10,000 plus 15,000। impressed cash का क्लोजिंग बैलेंस निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, वैसे क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया है आपको 4,000 रुपीज। सो 2,000 प्लस 4,000 हमें एक्स्ट्रा मिले थे, 6,000 माइनस 4,000। तो इम्प्रेस्ड कैश का बैलेंस हमें निकालने के लिए दोस्तों ये फिगर की हेल्प लेनी होगी। कैन यू सी दिस फिगर, दिस इज नॉट द क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज पेटी कैश एक्सपेंसेस, करेक्ट। सो 2,000 का ओपनिंग बैलेंस था, उसके अलावा 4,000 रुपीज एचओ से हमें मिले, हमारे पास टोटल 6,000 बैलेंस था
और उसमें से 4,000 रुपीज हमने एक्सपेंस कर दिया, मतलब इंप्रेस्ड कैश, पेटी कैश बचेगी कितनी, 2,000 रुपीज। अब चाहे तो यहां लिख सकते हैं 4,000 एक्सपेंडेड। और लास्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हमें कहां से मिलेगा, तो आप देखते हो यहाँ डेटर्स अकाउंट से हमें मिलेगा। डेटर्स अकाउंट के सारे फिगर्स हमारे पास है। वी नीड टू क्लोज दिस डेटर अकाउंट, टेक टोटल ऑन डेबिट साइड विच इज 1,55,000, राइट डाउन दिस टोटल ऑन क्रेडिट साइड एंड द बैलेंसिंग फिगर विल बी द क्लोजिंग डेटर्स 24,000। And now when everything is done, I close this branch account by taking total on credit side 2,21,000. I write down same total on debit side and then I get the profit at branch as 1,515,000. The profit earned in branch account is transferred to P&L account. मेथड चाहे कोई भी हो दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो आंसर है आपका फाइनल प्रॉफिट, ये आंसर हमेशा सेम आएगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान रखना है, करेक्ट। सो 15,000 का प्रॉफिट हमने अर्न किया है उस ब्रांच में, ये मैनेजमेंट को पता चला है, समझ में आया आफ्टर डूइंग दिस एंटायर अकाउंटिंग। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको 100% समझ में आ गया। आज के इस लेक्चर में मेरी एक्सपेक्टेशन है सिर्फ 60 to 70%। अगर आपको 60-70% भी समझ में आता है, please understand it's a very good percentage for the day 1 for lecture number 1. Correct? Method number 1. Now we are coming to method number 3, which is very easy method, final accounts method. Under this method, what we will do, we will prepare a separate trading and P&L account of the branch. Please understand, we means again we are head office and head office is now preparing trading and P&L account of the branch. सो बिल्कुल जैसा हम 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स बनाते थे वैसा ही हमें यहाँ करना है। फर्क सिर्फ ये होता है बैलेंस शीट नहीं बनेगी, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट बनेगा। और एक चीज ध्यान रखना है, मतलब हमारा सोल्यूशन सही है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, एट द एंड नेट प्रॉफिट अगर हमारा सेम आता है तो समझ लेना दोस्तों कि हमारा सोल्यूशन सही है। करेक्ट? करें स्टार्ट। आई होप फॉर्मेट सबके पास रेडी है, सफिशिएंट टाइम दिया गया था सबको फॉर्मेट्स बनाने के लिए। लेट अस क्विकली कंसीडर दिस डेटा एंड प्रिपेयर दिस। सो दोस्तों, हम कस्टमरीली रिकॉल करते हैं कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले क्या हुआ करता था, तो सबसे पहले आता था ओपनिंग स्टॉक, है ना। सो आइए आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखिए 2 ओपनिंग स्टॉक। अब ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक क्या क्या है, तो आप देखेंगे दो चीजों का ओपनिंग स्टॉक है। एक 24,000 के वो गुड्स हैं जो हमने एचओ ने ब्रांच को दिए हैं, और 16,000 के वो गुड्स हैं जो ब्रांच ने खुद ने परचेज किए हैं। मतलब टोटल ओपनिंग स्टॉक इज ऑफ 40,000। राइट इट डाउन। टोटल ओपनिंग स्टॉक इज ऑफ 40,000। अब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है परचेजेस। करेक्ट? सो चेक कीजिए, यहां पे दिया है आपको डायरेक्ट परचेजेस है 45,000 के, और गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम एचओ मतलब 60,000। प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रेडिंग अकाउंट का एक सिंपल पैटर्न होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होता है जब भी गुड्स बिजनेस में आते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है जब भी बिजनेस से गुड्स जाते हैं। तो ब्रांच में गुड्स आने के दो सोर्सेज हैं, एक वो गुड्स जो ब्रांच को एचओ से मिलेंगे, और दो वो गुड्स जो ब्रांच खुद खरीदता है, खुद परचेज करता है। करेक्ट?
डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पे कुछ है नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई फ्रेट नहीं है, कोई ऑक्ट्रॉय नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम आते हैं सेल्स की तरफ। सेल्स अगर आप यहां देखेंगे तो 45,000 का कैश सेल है, 1,30,000 का क्रेडिट सेल है, और आप यहां सेल्स रिटर्न भी देख सकते हैं, 3,000 का क्या है, सेल्स रिटर्न। सो आई कम टू माय ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, आई राइट डाउन बाय सेल्स नेट cash sale plus credit sale minus sales return. So this will give me the figure of net sales. देन वी नीड क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक अगेन यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्ट परचेज का क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 का, एंड द गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम एचओ is still in stock at 15,000. So total closing stock is 25,000. So come to your trading account credit side by closing stock 25,000. तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सेलेक्टिवली जा रहे हैं, बहुत प्रॉपर अप्रोच से जा रहे हैं। जो चीज़ें हमें पता है, जो चीज़ें हमें कर सकते हैं, वही फिगर्स हम पिकअप कर रहे हैं। और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को करते हैं यहाँ पे क्लोज। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए वी नीड टू टेक टोटल ऑन क्रेडिट साइड। सो 172 प्लस 25 becomes 197. We write down same total on debit side 197, and then the balancing figure is the amount of gross profit. To gross profit carried down, and this gross profit will be brought down to your P&L account. 52,000 rupees is the GP. I mean, don't worry, I will tell you logic of each and every figure that is been picked up and each and every figure that is left. Don't worry at all. So we are into P&L account now. P&L account में हमें चाहिए indirect income और indirect expenses. Question हम पढ़ चुके हैं, indirect income तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो 52,000 का जीपी है यही मेरे P&L अकाउंट की टोटल होने वाली है। ऑल आई नीड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई एम श्योर, आई बिलीव आप सब मेरे साथ हैं, करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन में वापस, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या है तो आप चेक करेंगे तो बैड डेट्स है 1000, डिस्काउंट है 2000, डिस्काउंट टू कस्टमर इज 2000, और ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ इज 30,000. सो कम टू डेबिट साइड, पेटी कैश एक्सपेंसिव, बैड डेट, डिस्काउंट एंड एक्सपेंसेस. सो बैड डेट्स है 1000, डिस्काउंट 2000, एक्सपेंसेस है 30,000. और पेटी कैश एक्सपेंसेस अगर आप यहां देखेंगे तो लास्ट में दिया है 4,000 रुपीज के पेटी कैश एक्सपेंसेस, इसको भी हम यहां करते हैं रिकॉर्ड. और ये सारे रिकॉर्ड करने के बाद चेक कीजिए क्या आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 15,000 रुपीज, विच शुड टैली विद द नेट प्रॉफिट असर्टेन अंडर M1 मेथड 1. करेक्ट, आई होप ये समझ में आया. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वो सारी फिगर्स जो हमने छोड़ी है वो क्यों नहीं ली है. सबसे पहली बात, हमने क्या छोड़ा है, हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश और डेटर्स एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश और डेटर्स छोड़ा है. क्यों छोड़ा है? बिकॉज फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये फिगर्स कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं. आई मीन वी हैव लेफ्ट द बैलेंस शीट फिगर्स. ट्रांसफर फ्रॉम एचओ for petty cash, again it is not a nominal account. Please understand, trading P&L account itself is a nominal account, and here we record only those transactions which are income or expenses. HO ने ब्रांच को 4,000 दिया है खर्चा करने के लिए, हमने एक्चुअल एक्सपेंस जो था 4,000 वो लिखा है, बट जो पेमेंट दिया है या जो ब्रांच से कैश मिली है वो हम नहीं लिखेंगे, बिकॉज अगेन दिस इज समथिंग विच बिलोंग्स टू पर्सनल अकाउंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? सो ट्रेडिंग P&L account is absolutely a nominal account where we record all the expenses on debits and all the incomes on credit side, and consequently we get the profit of 15,000, which is same as per method number 1. I'm sure 60% तो आपको समझ में आ गया होगा. मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं ये फिगर 60% की 80-85% मिनिमम हो जाएगी एक और क्वेश्चन करने के बाद. अभी इंडेक्स में नहीं जाना है, अभी इंडेक्स में पोस्ट नहीं करना है, अभी आपको बनाना है वापस फॉर्मेट.
फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, फिर से फ्रेश पेज से स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन 2/AAA/10.15 पहले दिल्ली ब्रांच अकाउंट बनेगा, उसके नीचे वर्किंग नोट बनेगा और फिर अगले पेज पे क्वार्टर पेज के लिए बनेगा फाइनल अकाउंट्स। करेक्ट, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट्स आपको बनाने हैं। क्विकली प्रिपेयर दी फॉर्मेट। Done all of you? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन तीनों मेथड से करना है, M1, M2, M3। लेकिन जैसा मैंने कहा है आज के लेक्चर में मैं M2 स्टार्ट नहीं करने वाला हूं। आज हम करेंगे सिर्फ M1 और M3। तो ये क्वेश्चन का M2 का जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर के लिए पेंडिंग रखेंगे। Okay, let us start. The Bombay traders invoiced goods to its Delhi branch at cost. Head office paid all the branch expenses from its bank account except petty cash expenses. Very important. Head office paid all the branch expenses from its bank account except petty cash expenses which were met by the branch. All the cash collected by branch was banked on the same day to the credit of HO. The following is the summary of transactions entered into at the branch during the year ending 31st December 2019. Transactions are given to us. Prepare the branch account under debtors method, branch stock account, branch profit and loss account, branch debtors account, branch expense account by adopting stock and debtors method, मतलब M2 की बात हो रही है, एंड ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट टू प्रूव द रिजल्ट्स एज डिस्क्लोज्ड बाय द ब्रांच अकाउंट्स, दैट इज M3। सो जैसा मैंने कहा है अभी हम इस क्वेश्चन को M1 और M3 से सॉल्व कर रहे हैं, हम रेलेवेंट पेजेस छोड़ देंगे M2 के लिए। करेक्ट। सो अभी करते हैं स्टार्ट। दोस्तों मैं ये मेथड स्टार्ट करूं इससे पहले
मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह M1 आप और मैं साथ में आते हैं और ब्रांच अकाउंट से करते हैं इसको स्टार्ट। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास है स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश का। सो कम टू द डेबिट साइड, राइट डाउन टू बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश। और ये जो डेटर्स का बैलेंस है इट विल ऑल्सो कम टू योर वर्किंग नोट 12,600। सो जो जो फिगर्स हो गई हैं उसे करते हैं टिक मार्क। गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, मतलब एचओ ने ब्रांच को गुड्स दिए। अभी हम अकाउंटिंग किसके बुक्स में कर रहे हैं ये कभी मत भूलना, वी आर हेड ऑफिस। सो इट इज लाइक गुड्स सेंट टू ब्रांच। पैसिव वॉइस में अगर कहेंगे तो गुड्स सेंट टू ब्रांच, हमने 26,000 के गुड्स ब्रांच को भेजे हैं। गुड्स रिटर्न टू एचओ, मतलब ब्रांच ने उसमें से 1,000 के गुड्स वापस दे दिए। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करके देखता हूं तो व्हाट इज द नेट इंपैक्ट? कैन आई सेड that goods sent to branch is of 25,000 rupees. So come to your branch account because branch is receiver, debit side to goods sent to branch 26,000 और क्रेडिट साइड में बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,000। हम उसका नेट इंपैक्ट भी लिख सकते हैं, इट्स एज गुड एज परचेजेस एंड परचेज रिटर्न। तो हम नेट इंपैक्ट भी दिखा सकते हैं, यहां पे सीधा 25,000 का भी इंपैक्ट लिखा जा सकता है। कैश सेल्स एट ब्रांच है 17,500, जैसा मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में भी दिया है दैट एंटायर कैश इज रेमिटेड टू एचओ। सो एचओ यहां पे दो चीजों की कैश रेमिट करेगा ब्रांच को, एक तो कैश सेल की और दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की। तो कैश सेल की फिगर है 17,500। द अमाउंट ऑफ कैश सेल इज 17,500। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की फिगर दोस्तों रिकॉल करो कहां से मिलेगी, डेटर्स अकाउंट से मिलेगी, करेक्ट। क्रेडिट सेल की फिगर हमें दी है 28,400। क्रेडिट सेल कहां पे जाएगा? ब्रांच डेटर्स अकाउंट में। एंट्री क्या होगी? ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अलाउंसेस टू कस्टमर एंड डिस्काउंट टू कस्टमर। नाउ डिस्काउंट टू कस्टमर और अलाउंसेस में और डिस्काउंट में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। अलाउंसेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिस्काउंट। तो इसकी एंट्री होगी अलाउंसेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। सो कम टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड बाय अलाउंसेस बाय डिस्काउंट। That means my debtors will reduce to that extent. तो ब्रांच डेटर्स के क्रेडिट में बाय अलाउंसेस बाय डिस्काउंट। सो ये दो फिगर्स भी होती है टिक मार्क। उसके बाद आपको दिया है बैड डेट्स एंड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। ये दोनों का भी इंपैक्ट यहीं पे होगा, इसी अकाउंट में होगा। सो ब्रांच डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैड डेट्स एंड बाय सेल्स रिटर्न। सो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो रहा है और ये फास्ट होने का रीजन यही है क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में काफी टाइम इन्वेस्ट किया था। तो वो टाइम इन्वेस्ट करने की वजह से ये क्वेश्चन हमारा रिलेटिवली फास्टर हो रहा है एंड आई एम श्योर आपको ये सब अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। Okay, salaries and wages, rents and rates and
सुंदरी एक्सपेंस, आई एम सॉरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, करेक्ट। ये तीनों क्या है? ये तीनों है ब्रांच के एक्सपेंसेस। और ब्रांच के एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है? तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़िए, एचओ पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स अकाउंट। वी आर डूइंग अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एचओ, मतलब कैश और बैंक तो क्रेडिट होगा। अगर ये एचओ के एक्सपेंसेस होते थे ना, तो एचओ के बुक्स में एंट्री क्या होती थी दोस्तों? रिकॉल करना, सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट एंड रेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन एचओ अब ये सारा एक्सपेंसेस कर रहा है ब्रांच के लिए, तो एचओ एंट्री पास करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट सैलरीज, वेजेस, रेंट एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, एंड देन total in outer column as 8,200 rupees. चलें आगे। ओके, कैश रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया। बहुत अच्छी बात है, ये फिगर डायरेक्टली दे दिया है। दो जगह यूज होगा, एक तो यहां पे ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 28,500। तो अब हमें पता चलेगा कि टोटल कैश कितनी रेमिट की है ब्रांच ने एचओ को, दैट इज 46,000। और दूसरा ये फिगर यूज होगी इन योर ब्रांच डेटर्स अकाउंट बाय कैश और बैंक अकाउंट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। And then at last we are given the closing balances of stock account, debtors account and petty cash. So 6,500, 9,800 and 100. So come to branch account credit side, buy closing stock, debtors, petty cash, stock, debtors, petty cash. ये जो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है दोस्तों, ये एक और अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा एंड दिस विल कम टू योर डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड। मतलब अब आपका डेटर्स अकाउंट क्लोज होना चाहिए, क्योंकि कोई फिगर पेंडिंग नहीं है डेटर्स अकाउंट में। क्विकली एक बार कैलकुलेटर पे लीजिए और चेक कीजिए कि आपका डेटर्स अकाउंट क्लोज हो रहा है या नहीं। अगर सब कुछ सही है तो डेटर्स अकाउंट हैज टू क्लोज। Yes, my dear friends, if you check, it is getting closed. Correct? अब हम आते हैं हमारे ब्रांच अकाउंट की तरफ और ब्रांच अकाउंट को करते हैं क्लोज। टेक टोटल ऑन क्रेडिट साइड, कुछ पेंडिंग नहीं है, कोई भी फिगर पेंडिंग नहीं है। राइट डाउन ऑन डेबिट साइड एंड देन द बैलेंसिंग फिगर विल बी द प्रॉफिट एट ब्रांच। चेक कीजिए, इज इट कमिंग दिस मच? चले आगे। नाउ वी आर इनटू M3 फाइनल अकाउंट्स मेथड, और इसी क्वेश्चन का, इसी डेटा का हमें बनाना है फाइनल अकाउंट। करेक्ट? आई होप सब मेरे साथ है और हम आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज चेक कीजिए।
तो दोस्तों सबसे पहले यहां हम स्टार्ट करते हैं हमारे ओपनिंग स्टॉक से। टू ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक आपको यहां दिख रहा है, इट इज 7,000 रुपीज। करेक्ट। देन कम्स गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। सो 26,000 के गुड्स थे। आई थिंक डेटा आपके टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होगा आपके ब्रेन के अंदर। करेक्ट, आपको पता है हम सब ह्यूमन बीइंग कुछ समय के लिए कुछ डेटा को हमारे ब्रेन में स्टोर रख सकते हैं, दैट्स आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो 26,000 के गुड्स ब्रांच को हमने भेजे थे एचओ ने, और 1,000 के वापस आ गए थे। तो 25,000 इज द नेट अमाउंट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ बाय द ब्रांच। Unlike last question, there is no local purchases over here, so यहां purchases कुछ और है नहीं दिया है। ओके, कमिंग टू सेल्स, यहां पे कैश सेल भी है, क्रेडिट सेल भी है और सेल्स रिटर्न भी है। सो इस तरीके से हमें मिलेगा नेट सेल्स। करेक्ट। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां कुछ दिख नहीं रहा है अगर आप देखेंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 6,500 का। सो आई कम एंड राइट डाउन बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,500, टेकिंग टोटल ऑन द क्रेडिट साइड, पुटिंग इट ऑन डेबिट साइड एंड फाइंडिंग आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एज 19,900। करेक्ट। अब हमें यहां पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को करना है डेबिट। तो क्वेश्चन में देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है, एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो आप यहां देखेंगे अलाउंसेस है, डिस्काउंट है, बैड डेट्स है, सैलरीज वेजेस है, रेंट रेट्स है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है। तो हम इन सबको लिस्ट डाउन करते हैं एक एक करके। क्लोज मत करना क्योंकि यहां पे कुछ और है। आई एम श्योर सम ऑफ यू मे बी एबल टू आइडेंटिफाई, बट सम ऑफ यू नीड टू थिंक देयर इज वन मोर एक्सपेंस अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सपेंसेस। क्या है वो एक्सपेंसेस, क्या किसी ने आइडेंटिफाई किया है? सो अगर आप यहां चेक करेंगे दी काइंड ऑफ हिडन एडजस्टमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओपनिंग पेटी कैश इज 200,
करंट ईयर में कोई एडिशनल पेटी कैश एचओ से गई नहीं है, लेकिन क्लोजिंग पेटी कैश सिर्फ 100 है। मतलब 200 से घट के ये 100 क्यों हुई? 100 रुपीज पेटी कैश कहां गई होगी? क्योंकि 100 रुपीज के हुए होंगे पेटी एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा? द ओनली हिडन एडजस्टमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो राइट डाउन डेबिट साइड 2 पेटी कैश एक्सपेंसेस, 200 that is opening balance minus 100 that is closing balance, and now let us find out the net profit, and if everything goes correct the net profit has to be same as M1. Oh yes, it is 9,400. $9,400, exactly same net profit as we got in the first method. So दोस्तों, आप कोई भी मेथड क्यों ना यूज कर ले, आंसर्स जो है फाइनल आंसर्स वो कभी चेंज नहीं होंगे। ये चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। करेक्ट? ओके, सो आई होप आपको ये दोनों मेथड्स समझ में आई होगी। यू गॉट वेल इंट्रोड्यूस्ड विद दीज टू मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 1 and question number 2 we did. Let us quickly summarize our topic for today, our lecture for today. So my dear friends, we are into chapter number 10, lecture number 1, and in chapter 10 lecture number 1 today we did classwork, question number 1 and question number 2, but question number 2 is except M2, and your homework for today is number 1, you have to read all theory pages. So if I talk all theory pages, then all theory pages का मतलब है till page number 10.9. So most of the things you will find same, but it's all matter of revision and you have to solve, or rather I would say attempt to solve question number 11. ये question जो है ये सिर्फ M1 से solve करना है। डिपेंडेंट ब्रांच का question है, कॉस्ट प्राइस टर्म्स है और सिर्फ M1 से solve करना है। And I'm telling you, first you revise what we did classwork in this lecture, then you read the theory pages, and then only you solve the homework question number 11. My dear friends, I hope you understood everything what we did today. Please go to your index, post it to your index, and एक चीज और ध्यान रखिएगा, yes, before I conclude the lecture, homework question solve करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का M2 बाकी है, तो क्वेश्चन 2 के लिए आप अराउंड 2 से 3 पेजेस छोड़ दीजिएगा। लीव 2 to 3 sides of the pages blank for the method number 2 of question number 2, and then only you solve your homework question. हम फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में। Till then, signing out of this lecture. Thank you very much.